स्टार्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सबसे पहले ये जो ऑडिटिंग है ना, ये इनकम टैक्स के साथ में रहेगा। ठीक है, ये ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये इनकम टैक्स के ग्रुप में आता है। मतलब इनकम टैक्स और ऑडिट एक साथ आपको देखने को मिलेगा। ऑडिटिंग जो है पूरा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, तो ये भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 2 3 4 5। यूनिट 1 में अपने को पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, टेक्निक्स, प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग। ये आपको यूनिट नंबर 1 का मतलब पूरा सिलेबस है। यूनिट नंबर 2 में आएगा इंटरनल कंट्रोल, चेक एंड ऑडिट, वाउचिंग, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। यूनिट नंबर 3 में आता है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है न्यू ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सर ये जितने भी नाम आप पढ़े ना, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ उसी में आ जाएगा ये। हाँ ये अपन लिखे हैं ना न्यू ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, ठीक है, और ऑडिटिंग ये सब इसमें है, वो इंक्लूड है। ठीक, तो ऑडिटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और अभी मैंने जो भी बोलकर बताया, मैंने जो यूनिट वाइज सब चीजें सिलेबस को रीड किया, इसके नाम ही ऐसे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। एक तो बात यह है कि कभी कभी कोई कोई चीजें लिखी रहती है ना, तो उसके नाम से हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। जैसे आपका एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग, पता चल जाता है सुन के, नाम देख के कि इसके अंदर में हमको क्या पढ़ना है कि नहीं। वैसे ही एक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट था, उसको पढ़ने से पता चल जाता है इसके अंदर में क्या होगा। लेकिन ऑडिटिंग जो है आप लोग इससे फेमिलियर नहीं हो, ये आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक टॉपिक डील करते जाते हैं, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते जाएगा। स्टार्ट करें। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले मीनिंग। ऑडिटिंग मतलब क्या? द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। जो ऑडिट वर्ड निकल कर आया ना, एक लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है, जैसे इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा है, वैसी लैटिन भी एक भाषा है। उस भाषा में एक वर्ड आता है ऑडायर, उसी वर्ड से ऑडिट वर्ड निकला है। ठीक है, और ऑडिट वर्ड जो है उसका मतलब होता है टू हियर। ऑडायर वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? हियर, सुनना। ठीक है, इन ओल्डन डेज, पुराने समय में क्या होता था, जो एक ट्रेडर होता था, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, उसको डाउट होता था कि मेरा जो लेन देन चल रहा है ना, उसमें कुछ कहीं पे कुछ फ्रॉड है। जो बिजनेसमैन है उसको कुछ है ना डाउट होता था, सस्पेक्ट होता था, कि उसको संदेह होता था कि मेरा जो मैं लेन देन कर रहा हूं, मेरे जो काम कर रहे हैं, मेरे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, किस में गड़बड़ी कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेन देन में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इसके लिए ही अपॉइंट अ पर्सन टू हियर द अकाउंट फ्रॉम द अकाउंटेंट एंड गिव हिज ओपिनियन अबाउट इट्स करेक्टनेस। इस काम के लिए अब फ्रॉड होता है, जैसे आपको लगता है कि मेरे घर में चोरी हो गई है, कुछ दिक्कत है, तो आप किसको बुलाओगे? पुलिस वाले को। वैसे ही अकाउंटेंट को, अगर अकाउंटेंट बोलता हूं, बिजनेसमैन को अगर डाउट है कि कुछ दिक्कत हो गई, तो किसको बुलाएगा? मतलब पुराने समय की बात हो रही है, तो किसको बुलाता था? अकाउंटेंट को बुलाता था। अकाउंटेंट कौन होता है? जो अकाउंटिंग करता है। अब अकाउंटेंट आता है, पूरा बुक्स मंगवाता है, देखता है कि क्या लेन देन हुआ है, और वो सुनाता है, उसको सुनाता है मतलब बोल के बताता है कि आपका ये लेन देन हुआ है, वो लेन देन हुआ, ऐसा पूरा बताता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जो ट्रेडर है उसको फ्रॉड का डाउट हुआ, सस्पेक्ट हुआ, किसमें? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसलिए उसने किसको अपॉइंट किया? एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया। अकाउंटेंट का काम क्या था?
कि वो जो अकाउंट्स है उसको वो सुनाएगा। सुनाना मतलब पूरा जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वो बताएगा, ठीक है। एंड गिव हिज ओपिनियन अबाउट हिज करेक्टनेस, इट्स करेक्टनेस, मतलब अकाउंटेंट जो है पूरी चेकिंग करेगा अकाउंट की, और उसको कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में बताएगा। किसको? बिजनेसमैन को बताएगा। मतलब मैं अगर बोल सकूं, मान लो ये बिजनेसमैन है, ये जो भी बिजनेस कर रहा है, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लेन देन चल रहे हैं इसके, और इस आदमी को डाउट हो रहा है कि भाई मेरा जो लेन देन चल रहा है, मेरा जो बिजनेस है उसमें कुछ दिक्कत है, फ्रॉड हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं एक आदमी को बुलाता हूं, वो कौन होता है? अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट का काम क्या है? वो आएगा, जो भी लेन देन हो रहे हैं उसकी गड़बड़ी को चेक करेगा। चेक करने के बाद पूरा पता चल जाएगा कि पहले पुलिस को कोई मतलब फाइनल किसी कंक्लूजन में पहुंचना पड़ता है तो पहले पूरा चेकिंग करती है कि नहीं, क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या सबूत है। ये पूरा ऑडिटर भी क्या करता है? पूरा हर चीज इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद ये सारी रिपोर्ट किसको देता है? बिजनेसमैन को, कि भैया आपका अकाउंट ऐसा बना था और इसमें ये दिक्कत पाई गई करके। क्लियर है? ऐसा पुराने जमाने में होता था। ऑडिटिंग एट दैट टाइम वाज कैरिड आउट टू लोकेट फ्रॉड एंड एरर। उस समय ऑडिट जब किया जाता था तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाता था? कि बिजनेस में कोई फ्रॉड या एरर हो रहा है उसको चेक करने के लिए। ये बात अभी की नहीं है, पुराने समय की बात है। बट इन 1494 एक साल आया, ये उससे भी पहले की बात थी। ल्यूकास पेसियोली एन इटालियन, ये कौन है ल्यूकास पेसियोली? इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम बनाई। हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, अभी हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे पढ़ते हैं। तो उसका फाउंडर कौन है? लुकास पेसियोली एक इटालियन थे। ओरिजिनेटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक्स, मतलब इसके पहले अकाउंटिंग प्रॉपरली करी नहीं जाती थी। 1494 के पहले अकाउंटिंग करी जाती थी लेकिन प्रॉपरली नहीं करी जाती, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे नहीं की जाती थी। 1494 में जब लुकास पेसियोली आए और उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का पूरा एक आविष्कार किया बोल सकते हैं, वो भी एक नई टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग थी। तो उन्होंने ल्यूकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया अकाउंटिंग करने का, और ऑडिटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई कि ऑडिटर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके पहले ऑडिटर कोई भी हो सकता था, आके अपनी मर्जी से कुछ भी काम करता था, लेकिन ल्यूकास पेसियोली जब आए तो उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम बनाया। डबल एंट्री सिस्टम बनाने के बाद उन्होंने ऑडिटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है और ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आगे, ड्यूरिंग दोज डेज द ट्रांजेक्शन यूज्ड टू टेक प्लेस इन कैश। उस समय ट्रांजेक्शंस जो होते थे ना बिजनेस के, सिर्फ और सिर्फ किस में होते थे? कैश में ही होते थे, क्रेडिट में नहीं होते थे। देयरफॉर ऑडिट मीन्ट एग्जामिनेशन ऑफ कैश। इसलिए उस समय भी ऑडिट का मतलब सिर्फ क्या होता था? सिर्फ एग्जामिनेशन करना रहता था। किसका? कैश का। द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वाज टू फाइंड आउट वेदर कैश हैज बीन एम्बेजल्ड एंड इफ सो हु एम्बेजल्ड एंड द अमाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट इन्वॉल्व्ड। मतलब उस समय भी जब लुकास पेसियोली आए उसके बाद भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए होती थी? कैश के एग्जामिनेशन के लिए बस होती थी। ठीक है, और कैश के एग्जामिनेशन में 3 चीजों को खोजा जाता था। कैश का एग्जामिनेशन करते हैं, कितना कैश आया और कितना कैश गया उसका चेकिंग करना, तो उसमें भी 3 चीजों को ही चेक किया जाता था। पहला कि कैश का गड़बड़ी हुआ है कि, एम्बेजलमेंट मतलब घपला, एम्बेजलमेंट मतलब घपला, कि कैश का घपला हुआ है कि नहीं ये चेक करो, और अगर हुआ है तो किसने किया है, और किया है तो कितने का किया है। उस समय भी ऑडिटिंग जो होती थी सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती थी, और कैश का 3 चीजों का खोज किया जाता था। पहला, कैश का घपला हुआ है कि नहीं, एम्बेजलमेंट मतलब कैश का घपला हुआ है कि नहीं ये देखा जाता था। दूसरा क्या देखा जाता था? अगर घपला हुआ है तो किसने किया है, और किया है तो कितने का किया है। ये 3 चीजों को खोजा जाता था। तो ये जो बात हो रही है ना भाई शुरू के 2 पैराग्राफ में, ये हिस्ट्री है ऑडिट की, कि ऑडिट आया कहां से। पुराने जमाने में जब बिजनेस होता था
तो जो बिजनेसमैन होता था उसको अपने बिजनेस में जो लेन देन चल रहा है उसमें लगती थी इसमें फ्रॉड हो रही है, मेरे एम्प्लॉय लोग फ्रॉड कर रहे हैं या कोई और मेरे से फ्रॉड कर रहा है, तो वो क्या करता था, एक अकाउंटेंट को बुला लेता था। अब अकाउंटेंट आता था, वो देखता था, उसकी पूरी रिकॉर्ड को चेक करता था और उसकी जो भी गड़बड़ी पाता था वो बता देता था बिजनेसमैन को कि आपके बुक्स में ये गड़बड़ी है। तो पहले के समय में ऑडिट जो होती थी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड को चेक करने में और एरर्स को चेक करने में ही कराई जाती थी। आ रही बात समझ में? फिर समय और आगे बढ़ते गया, 1494 वाला साल आया। उस साल में लुकास पैसियोली आए। लुकास पैसियोली ने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद करने के बाद क्या हुआ, वो ऑडिटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज मतलब और जवाबदारी मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, ड्यूटी मतलब कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी, ठीक है, ये डिसाइड किया किसने, ये बताया किसने, लुकास पैसियोली ने। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसकी 2 बार एंट्री होती है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। उसके पहले डेबिट क्रेडिट के सिस्टम में अकाउंटिंग नहीं होती थी, बाद में डेबिट और क्रेडिट सिस्टम में होना चालू है। लुकास पैसियोली ने किया उसका। आई बात समझ में? अब 1494 में जब वो डिसाइड कर दिए कि ऑडिटर की ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर तब भी उस समय में ऑडिट जब होता था ना तो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स का ही होता था, कैश ट्रांजेक्शन का। और कैश ट्रांजेक्शन का ऑडिट होता था तो भी उसमें सिर्फ 3 ही चीज चेक करी जाती थी। क्या क्या? कि कैश की गड़बड़ी हुई है कि नहीं, गड़बड़ी मतलब एम्बेजलमेंट हुआ है तो किसने किया है, और किसने किया है तो कितने का किया है, ये 3 चीजों को ही चेक किया जाता था। क्लियर है बात समझ में? अब हाउएवर विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अब समय आगे बढ़ते गया, ट्रेड और कॉमर्स भी उसका वॉल्यूम बढ़ते गया, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी चेंज होते गए। तो अब आप आज के समय में देखोगे तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्या बिजनेस में? नहीं, कैश भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं और नए नए तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बताओ ना, आजकल ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया है, आज से 15 साल पहले जाओगे तो ऑनलाइन बिजनेस होता था क्या? नहीं होता था। तो नेचर ऑफ जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अकाउंटिंग करने का, ट्रांजेक्शन, बिजनेस, हर चीज समय समय से बदलते जा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर with the development of trade and commerce, the number of transactions also increased and credit transactions also took place along with cash transaction। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ते गए। पहले पुराने जमाने में कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन साल में 10, 15, 20, 50 ट्रांजेक्शन करता था। अब अगर देखोगे तो साल में वो 5,000, 10,000, 15,000 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बड़े बिजनेस में चले जाओ तो करोड़ों के उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो समय आगे बढ़ते गया, कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होने लग गए, कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी देखने को मिल गए। दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम बिफोर द अथॉरिटीज। अब इसके कारण अथॉरिटीज के सामने क्या आने लग गई, प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ कैश के ऊपर फोकस होता था, अब क्रेडिट के ऊपर भी दिमाग खराब होने लग गया उनका। द प्रॉब्लम वॉज टू सी वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ट्रांजैक्शन का नेचर और वॉल्यूम बढ़ने के कारण, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गई किनके सामने, अथॉरिटीज के सामने। और ये प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम तो आ गई, अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। उनका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो क्या दिखा रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। ये कौन, ये अब इनके सामने समस्या आ गई। एन ऑडिटर examines the accounting record based on the information supplied to him. He state in his audit report the true and fair view of the financial statement of the business. He certifies that the books of account are free from errors and frauds. He further examines the error and fraud, if any, in the books of account and suggests to the management way and means to overcome from them in the form of audit report. Examining and submitting the report come within the scope of an auditor and his work is called auditing. क्या लिखा है 2 पैराग्राफ में, इसकी समरी बता रहा हूं, सुनो। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, ट्रांजैक्शंस के नेचर भी बढ़ते गए। पहले सिर्फ कैश की बात होती थी, तो अब कैश और क्या होने लग गया, क्रेडिट दोनों हो लग गया। कैश और क्रेडिट दोनों होने के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए। तो इसके कारण जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज मतलब कौन, अथॉरिटीज मतलब कौन, जो बिजनेसमैन है,
जो बिजनेस के मेन है, जैसे ये बिजनेस मेरा है तो यहाँ की अथॉरिटी कौन है, मैं हूं, यहाँ का जो भी डिसीजन लेना मेरे को लेना है। तो उनके सामने अब प्रॉब्लम आने लग गई। क्या प्रॉब्लम आने लग गई कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और हमारा जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। ट्रू मतलब सत्य और फेयर मतलब उचित, ये दिखा रहा है कि नहीं। मेरा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना है वो सही बना है कि नहीं, और उसके अंदर जो चीजें लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं, उचित मात्रा में। उचित मात्रा, उचित समझते हो ना, उचित मतलब और सही मतलब, उचित मतलब जो सही लगे। मतलब ट्रू का मतलब सही और फेयर मतलब उचित, दोनों में क्या फर्क है। और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। तो ट्रू का मतलब जो आप दिखा रहे हो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, तो मैं यहां की जब भी साल खत्म होने के बाद अकाउंटिंग करता हूं, तो अकाउंटिंग करने के बाद मैंने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं दिखा दिया कि ये बिल्डिंग मेरे नाम से, जबकि मैं यहां पे रेंटेड में हूं। तो मैंने सही इंफॉर्मेशन दिखाया कि नहीं दिखाया, गलत दिखा रहा हूं, तो वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है। मतलब जो चीज मेरी है ही नहीं उसको मैं ओनरशिप में दिखा रहा हूं, जबकि मेरे किस में है, ये रेंटेड में है। तो मेरे को रेंट का खर्चा दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं यहाँ का ओनर हूं। मतलब मेरे बैलेंस शीट में बिल्डिंग एसेट के नाम से दिख रही होगी, तो मैंने ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई है। तो ऑडिटर को पहले ये चेक करना है कि आपके बैलेंस शीट में ट्रू इंफॉर्मेशन दिख रही कि नहीं। ट्रू मतलब जो दिखा रहे हो आपके पास एक्चुअली है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में कोई स्टाफ काम ही नहीं करता है, या 2 स्टाफ काम करते हैं, और मैं दिखा के रखा हूं 10 स्टाफ काम कर रहे, दिखा रहा हूं 2, दिखा रहा हूं 10, लेकिन काम करते हैं 2, तो मैं ट्रू इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं, नहीं दिखा रहा हूं। और फेयर का मतलब, फेयर का मतलब होता है, मान लो बिल्डिंग का मैं सही में ओनर हूं, मान लो सही में ओनर हूं बिल्डिंग का, बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख, लेकिन मैं दिखा रहा हूं 50 लाख। बिल्डिंग मेरी है, मैंने ट्रू इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ बिल्डिंग मेरी है, लेकिन उचित उसका मूल्य दिखा रहा हूं क्या, बढ़ा के दिखा रहा हूं या कम दिखा सकता हूं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो चीज सही है तो वो उचित भी होनी चाहिए। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, वो ट्रू भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। तो ये ट्रू और फेयर होना चाहिए, इसकी समस्या आ गई किसके सामने, अथॉरिटीज के सामने। क्यों आ गई, क्योंकि बिजनेस बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज होते जा रहे समय समय के हिसाब से, है ना। तो अब यहां पर क्या बोला गया ये समस्या आ गई कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसके आगे अब ऑडिटर आया पिक्चर में। कौन एंट्री करता है, ऑडिटर। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एग्जामिन करता है। ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन मतलब चेक करेगा। क्या चीज चेक करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करेगा किस बेसिस पे, जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई है। अब मेरा अकाउंटिंग चेक करना है, तो मान लो मैंने एक ऑडिटर को बुलाया, तो उसको मेरा अकाउंटिंग चेक करना है, तो क्या चेक करेगा, मैं पूरा रजिस्टर जो मेंटेन करके रखा हूं वो, मैं जो भी हिसाब किताब मान लो अकाउंट टैली में रखता हूं या फिर कोई किसी सॉफ्टवेयर में रखता हूं, तो पूरा चेक करेगा। तो मैं उसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा उसके बेस पे मेरा वो क्या चेक करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करेगा। कौन चेक करेगा, ऑडिटर। सब चेक करने के बाद, सारी चेकिंग वेकिंग हो जाने के बाद, वो एक कंक्लूजन में आएगा, वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। कंक्लूजन मतलब समझते हो ना, निष्कर्ष। और कंक्लूजन अभी उसके मन में है, अभी कि क्या क्या हुआ है उसके मन में है सारी चीजें। अब उसको बताना है मेरे को, एक अथॉरिटी को बताना है कि क्या सही हुआ है आपके बिजनेस में और क्या गलत हुआ है। तो कैसे बताएगा, कान में आके बता देगा। वो एक रिपोर्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट का नाम होता है ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताएगा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आई बात समझ में। तो कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट निकालने, रिपोर्ट देने के पहले वो क्या करता है, पहले वो पूरी एग्जामिनेशन करता है। किसकी, अकाउंटिंग की और बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की एग्जामिनेशन करता है, जो इंफॉर्मेशन हम दिए हैं उसके बेस पे। अब फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में लिखा रहता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है
ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ही सर्टिफाइज दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, और वो सर्टिफिकेट भी देता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फ्री है, फ्रॉड और एरर नहीं है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। आई बात समझ में? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड और एरर नहीं है। ही फर्दर एग्जामिन दैट द एरर एंड फ्रॉड इफ एनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सजेस्ट टू मैनेजमेंट वेज टू मीन ओवरकम देम, मतलब वो और एग्जामिन करता है फ्रॉड और एरर को, और मैनेजमेंट को सजेशन देता है कि भैया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड और एरर आ रहा है, ये फ्यूचर में और आ सकता है, तो आप है ना एक काम करो, ये काम कर रहे हो तो ये मत करो, वो कर रहे हो तो ये मत करो, ऐसा करके वो सजेशन देगा किसको? मैनेजमेंट को, ताकि फ्यूचर में फ्रॉड और एरर और ना हो सके, या फिर जो फ्रॉड और एरर हो रहे हैं उससे मैनेजमेंट क्या हो जाए? बाहर आ जाए। नहीं है बात समझ में? ऑडिटर आया, चेकिंग किया पूरी हर चीज की, चेकिंग करने के बेस पे उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई इसके बिजनेस में फ्रॉड और एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर हो रहा है तो उसके कारण जानेगा कि क्यों क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये सारी बातें वो अपनी रिपोर्ट में लिख के किसको देगा? मैनेजमेंट को देगा कि आपके बिजनेस में फ्रॉड और हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। ठीक है, और ये सब होने के बाद वो और एग्जामिनेशन करके अपने मैनेजमेंट को ये बताएगा कि भैया आपके बिजनेस में फ्रॉड और एरर हो रहा है ना, तो इस कारण से हो रहा है, तो आप ये स्टेप्स और उठाओगे, ये कदम और उठाओगे तो आपके बिजनेस में फ्रॉड और एरर रोका जा सकता है। ये ऑडिटर की जवाबदारी होती है। क्लियर है? आगे ये सारा काम, हाँ एडवाइस भी देगा। उसके बाद ये सारा काम वो सब कहां लिख कर देगा? ये सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट में लिख के देगा। एग्जामिनिंग एंड सबमिटिंग द रिपोर्ट comes within the scope of and audit and his work is called auditing। ऑडिटर क्या कर रहा है? एग्जामिनिंग कर रहा है। किसको एग्जामिन कर रहा है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, और फिर लास्ट में क्या करता है? सबमिट करता है। क्या सबमिट करता है? ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करता है। किसके पास सबमिट करता है? मैनेजमेंट को देता है। ठीक है, ये सब किसकी जवाबदारी होती है? ऑडिटर की। और ऑडिटर का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ये जो मैंने अभी एक पैराग्राफ आप लोगों को बताया ना, ये मात्र एक इंट्रोडक्शन है। पेपर में आ गया तो लिखने का जरूरत नहीं, एक ओवरव्यू बना रहे बस हम। हाँ, डेफिनेशन तो नीचे है, मैं आप लोगों को आंसर लिखना कैसे वो भी बताऊंगा ना, अभी तो हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं पहले। ठीक है, तो ऑडिटिंग आया कहां से और उसका मकसद क्या है आपको समझ में आ गया? कि हम जो लेन देन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन में, वो उसमें कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं है, और जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, कोई भी बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो किस बेसिस पे वो डिसीजन लेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तभी तो डिसीजन लेगा ना कि भाई मेरे बिजनेस में इस बार लॉस हो गया तो अगली बार मैं क्या क्या ना करूं जिससे मेरे बिजनेस में लॉस ना और प्रॉफिट चला जाए। तो मैं अल्टीमेटली क्या देखूंगा? कोई भी मैनेजमेंट क्या देखेगा? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग आज से 2-4 साल पहले बोलूं तो कोविड आया था। ठीक है, कोविड आया था तो उस समय बहुत सारे बच्चों को हलवा जैसे नंबर बटा था, मालूम है? जो बच्चे की 40 नंबर लाने की भी मतलब कैपेसिटी नहीं थी, औकात नहीं थी बोल सकता हूं, उसको 80 नंबर मिला है। अब वो बच्चा जो है, देखो ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ा होगा, जो भी कारण है, जिसको 40 नंबर मिलना था लेकिन कितना मिल गया? मान लो 80। अब उसके मार्कशीट को लेके जब कोई भी उसकी मार्कशीट को देखेगा तो सही डिसीजन लेगा कि गलत डिसीजन लेगा? गलत ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्कशीट जो है सही चीज दिखाई, ट्रू और फेयर व्यू दिखाई नहीं रही है। अगर उसकी मार्कशीट दिखा देती है एग्जैक्टली कि हाँ ये बच्चा 80% लाने लायक है और 80 मिला है, तो आपका जो कंक्लूजन निकलता वो सही निकलता है कि नहीं? कंक्लूजन बोलने के बाद मतलब होता है कि 10वीं के बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर लो या बड़े कॉलेज में एडमिशन की बात कर लो, परसेंटेज बेसिस पे जहां पे काम होता है, वो सब गलत गलत ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, मेरे को एलएलबी करना था लास्ट ईयर, अभी इस साल मेरा आया था 68% मेरे बीकॉम के करियर में, जब मैं बीकॉम कर रहा था तब।
और उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था धमतरी बीसीएस कॉलेज से, मतलब पूरे धमतरी जिले में सबसे ज्यादा मेरा नंबर था उस समय का, मैं टॉपर। छत्तीसगढ़ कॉलेज में एडमिशन लेने गया, मेरा नंबर, नाम ही नहीं आया मेरा लिस्ट में। क्यों? क्योंकि आपका परसेंट कम है। मैं बोला इतना ज्यादा परसेंट आने के बाद भी मैं जबकि टॉपर रह चुका हूं और मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। फिर मैंने एनालाइज किया कि मैं जिनके ग्रुप में एडमिशन लेने गया उस साल पूरा कोविड बैच ने एडमिशन लिया हुआ है, उनका 80-80% वाले बैठे हैं बीकॉम ले, जबकि उनकी कैपेसिटी नहीं है बीकॉम में उतना परसेंट लाने की। तो अल्टीमेटली कॉलेज ने एक होनहार छात्र को अरे होनहार छात्र को एडमिशन नहीं दिया। मैं अगर एलएलबी करते रहता तो मेरा एडमिशन हो जाता वहां पे। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं वापस से एडमिशन के डालूंगा, क्योंकि उसके बाद वाला बैच का परसेंट कम आया है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिसीजन गलत किसने लिया है, कॉलेज ने कि मैंने? कॉलेज की भी गलती नहीं, कॉलेज तो किसको देखता है? परसेंट को देखता है। गलती कोविड की है, नहीं नंबर देने वाले की है ना। तो ऐसा हुआ, मेरा नाम ही नहीं आया। तो यहाँ पे 7,500 रुपए में 3 साल का एलएलबी हो जाता छत्तीसगढ़ कॉलेज में, और मेरा जहां जिस कॉलेज में है वहां 75,000 रुपए लग रहा था एलएलबी करने का। तो मैं काहे इतना खर्चा करूं वहां जाके? इसके पहले ही मैंने बीएड किया तो 1.5 लाख रुपए उसमें खर्चा हुआ है। तो मैं सीधा अगले साल के लिए रुका, लेकिन मैं एमए में एडमिशन ले डाला था, मैं नहीं लिया, मतलब एग्जाम ही नहीं दिया मैं। तो अब अगले साल मैं एलएलबी में डालूंगा फाइनल ईयर के बाद। हाँ एमए है लेकिन छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई अल्टीमेटली आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना, वो अगर सही चीज नहीं दिखाएगी ना तो अल्टीमेटली डिसीजन भी गलत लेवाएंगे लोगों से। इन्वेस्टर गलत कंपनी में पैसा लगा देगा, मैनेजमेंट गलत डिसीजन लेना चालू कर देगा, ठीक है, बैंक वाला जबरदस्ती ज्यादा लोन दे देगा या लोन देगा ही नहीं देगा, लोग उसको उधार ही नहीं देंगे अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं दिख रही है तो। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट का सही होना, ट्रू एंड फेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन गलत ना ले ले। आई बात समझ में? इसलिए ऑडिट कराया जाता है। तो ऑडिट कराने का मकसद यह है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, वो उसका मकसद होता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। अभी हम जो बात कर रहे थे वो इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं, जो भी बोल लो। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। ऑडिटिंग का वर्क जो होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कौन ड्रॉ करके बताता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसीएआई। तो ये जो डेफिनेशन है वो कौन दिया है? आईसीएआई ने। उसके बाद सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है? मॉन्टग्रोम्यू ने। उसके बाद किसने दिया हुआ है? एलआर डिक्सी ने। आपको ये 3 डेफिनेशन रटनी पड़ेगी। डेफिनेशंस जो होती है ना, समझने के लिए कम और रटने के लिए ज्यादा होती है। आपको अगर यूनिट नंबर 1 से अगर आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, तो पहले तो मीनिंग लिखोगे, फिर डेफिनेशन भी आप एज इट इज चिपका के आओगे। रट के जाना है डेफिनेशन। रटने बोलने का मतलब ऐसे एकदम रट के ही जाना है। डेफिनेशन कौन बताता है? कोई एक संस्था बताती है। डेफिनेशन जो होता है ना, वो किसी के द्वारा कहा हुआ वाक्य होता है, तो वो जिस फॉर्म में बोला जाता है उसी फॉर्म में आपको भी बोलना है। आप उसमें अपनी वर्डिंग नहीं डाल सकते। हाँ, मीनिंग में बोल सकता आप अपने वर्ड में लिख दो, लेकिन डेफिनेशन में वर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते। चलो, आईसीएआई के द्वारा डेफिनेशन जो दी गई है उसमें क्या लिखा है? ऑडिट का मतलब, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एन एंटरप्राइज for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor pursues and recognizes the propositions before him for examination, collect evidence, evaluate the same, and on the basis formulate his judgment, which is communicated through his audit report. हमने जो भी टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा ना, उसी को ही एक सिस्टमैटिक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख कर दिया है कि ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक है और एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऐसा नहीं ऑडिटिंग कैसे भी कुछ भी किया जा सकता है, नहीं, इसका एक सिस्टम होता है।
सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। और एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब एक चीज और। जैसे मान लो आपने एक एग्जाम दिया, अब एग्जाम का जो पेपर लिखा आपने चेक करने के लिए मैं आपके पेरेंट्स को दे दूं तो आपके पेरेंट्स स्वतंत्र है? अरे मेरा ही बच्चा, जान दो 5 नंबर ज्यादा दो, ऐसा होता है? मैं भी एक स्कूल में टीचर था, तो जब हम लोगों को पेपर चेक करने का मिला था तो पहले हमसे एक फॉर्म भराया गया था कि आप जिसका पेपर चेक कर रहे हो वहां पे कोई आपका रिलेटिव तो नहीं है। ये क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि वहां पे आपकी इंडिपेंडेंसी देखी जा रही है कि आप स्वतंत्र हो कि नहीं। आप भावनाओं में बह के उसको ज्यादा नंबर तो नहीं दे दोगे, या आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको फेल तो नहीं कर दोगे। ये आपका सामने वाले से अगर किसी प्रकार का रिलेशन है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा तो आप उसको फायदा पहुंचाओगे, और निगेटिव रिलेशन होगा तो आप उसका नुकसान करोगे। तो इसलिए आपका एज अ ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब सामने वाले से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो आप लोगों का पेपर जब जाता है तो रोल नंबर सब चीज छुपा दिया जाता है, ताकि सामने वाले को पता ही नहीं रहे कि ये पेपर किसका है। और तो वो फिर क्या सोच के चेक करेगा? एक स्वतंत्र आदमी होकर चेक करेगा। तो ऑडिटर का जो काम होता है ना, ऑडिटिंग का, तो एक सिस्टमेटिक काम तो होता ही है, साथ में वो उसका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो ऑडिटिंग भी करेगा ना काम, तो वहां पे इमोशंस आ जाएंगे उसके। ठीक है? किस चीज का करेगा? डेटा का। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं सब फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। ठीक है? फिर लास्ट में सब एग्जामिनेशन करने के बाद वो अपनी क्या प्रेजेंट करेगा सामने वाले को? ऑडिट की रिपोर्ट करेगा प्रेजेंट। ठीक है? तो ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन है किसके हिसाब से? ICAI के हिसाब से। हाँ, अब मॉन्गोमेरी की डेफिनेशन क्या है? ऑडिटिंग is a systematic examination of books and records of a business and other organization in order to ascertain or verify to report upon the fact regarding financial operation and the result thereof। जो हमने पढ़ा ना वही सारी चीजों को अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया है। ठीक है? उसके बाद an audit is an examination of accounting records undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflecting the transaction to which they relate. In some instance, it may be necessary to ascertain whether the transactions themselves are supported by authority. ये आप लोगों को लर्न करना है। ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। सबसे पहले ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन ही है। एग्जामिनेशन मतलब चेक करने की प्रोसेस। ठीक है? और एग्जामिनेशन कैसी है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। किस चीज की एग्जामिनेशन है? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की एग्जामिनेशन है। ठीक है? बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिनेशन है। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है, वो करेक्ट और कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो किसी अथॉरिटी के द्वारा सपोर्टेड है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एक मिनट ना, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अथोराइज्ड होना चाहिए। अथोराइज्ड मतलब आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होने चाहिए वो अथोराइज्ड होने चाहिए। बिना अथोराइज्ड हुए ट्रांजेक्शन की मान्यता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अथोराइज्ड बोलने का मतलब, जैसे मान लो भैया है, भैया बैठते हैं, ठीक है? हाँ, तो उनको मैं बोल के रखा हूं भैया, उनको मैं मान लो हफ्ते में 500 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूं। भैया कोई भी आता है ना, आप चाय वाय पिला दिया करो। ठीक है? अब जाके चाय वाय पिला दिया करो। ठीक है? और नीचे से जाके कभी भी उधारी मत करना। तो मैंने उनको अथॉरिटी दे के रखी, लोगे तो कैश में लेना, और पैसे भी मैंने दे दिए हैं। कोई भी आता है तो चाय वाय पिला दिया करो। नाश्ता कराने बोला हूं क्या? अब वो नाश्ता करा दे रहे, मतलब मेरे अथॉरिटी जो दिया उससे बाहर की काम कर रहे।
तो मैंने सिर्फ अथॉरिटी किस चीज की दी हुई है? चाय पिलाने की। तो खर्चा जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? चाय के लिए होगा। आ रही बात समझ में? तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अथोराइज्ड होते हैं। अथोराइज्ड मतलब जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक में छोटी ब्रांच होती है, फिर बड़ी ब्रांच होती है, फिर और हेड होता है। तो एकदम गांव की बैंक में जाओगे ना आप, छोटी ब्रांच में, तो उन लोगों को 10 लाख से ऊपर लोन देने का पावर नहीं होता है। 10 लाख से ऊपर लोन दे ही नहीं सकते। ऊपर जाओगे तो 20 लाख का लोन मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो और बड़ा बड़ा लोन मिलते जाएगा। लेकिन अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो छोटी ब्रांच में जाओगे तो उन लोग की अथॉरिटी सिर्फ उतने ही तक है। अथॉरिटी मतलब होती है उनकी पावर। तो बिजनेस के अंदर आपको ऑडिटर को यह भी चेक करना पड़ता है कि जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सपोर्टेड बाय अथॉरिटी है कि नहीं, मतलब ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका एम्प्लॉय यहां पे खर्चे के ऊपर खर्चा किया जा रहा है और वो अथोराइज्ड ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोगों को डेफिनेशन जो है ना, देखो डेफिनेशन समझने के लिए कम और रटने के लिए ज्यादा होती है, मैं पहले भी बताया। अथोराइज मतलब अधिकृत। अधिकृत मतलब वो फायदे तो पता चल गया, लेकिन वो कैसे, किस टाइप का दिखते अधिकृत होना कैसे टाइप का? मतलब जैसे मान लो मेरी गैर हाजिरी में मैं अगर इधर उधर जाता हूं तो मैं अथोराइज्ड मैं करके रखा हूं अपने स्टाफ को, भाई कोई आया मान लो पेमेंट लेने, तो आप है ना 1000 रुपए तक का पेमेंट कर दो, या किसी को भी पेमेंट करोगे तो पहले मेरे से पूछ लेना। हाँ, या कोई भी बच्चा अगर फीस जमा कर रहा है तो आप बकायदा उसको रजिस्टर में एंट्री करना और उसको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना। हाँ, वो भी बोल सकते हैं। मतलब मैंने जितने चीज बोल के रखा है तो मैंने उसको अथोराइज करके रखा है कि आप कोई भी आया ना आपसे पेमेंट लेने, मतलब पेमेंट तो मेरा ही करना है, तो आप जाओगे और पेमेंट करने के पहले मेरे से एक बार पूछोगे कि करूं कि नहीं करूं। मेरे से नहीं पूछोगे तो आपको पेमेंट करने का और उसको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। तो मैं उसको क्या बोला? अथोराइज। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मैंने उसको क्या किया? अथोराइज। और ये भी बोल के रखो 100 रुपए तक अगर कोई भी लेने आता है तो आप दे दिया करो, मेरे से पूछने का जरूरत नहीं है। 100 से ऊपर से अगर कोई पूछ लेने आ रहा है तो आपको मेरे से पूछना है। तो मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूं? अथोराइज कर रहा हूं उस ट्रांजेक्शन को। तो ऑडिटर जो होता है वो सारी चीजों को भी देखते हैं कि कौन सी चीज अथोराइज्ड है कि नहीं, और अथोराइज्ड है तो प्रॉपर वो हो रहा है कि नहीं उसके हिसाब से। ठीक है, चलो तो यहां तक अगर मैं बोलूं डेफिनेशंस हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और इन्फॉर्म कर रहा हूं, ऑडिट की क्लास में डेली रखूंगा आधे आधे घंटे की। हफ्ते में 2 दिन के बदले में आधे आधे घंटे की क्लास रोज कर दूंगा, जिससे आप लोगों का टॉपिक छोटा छोटा होते जाएगा और ज्यादा चीज याद करने का लोड भी नहीं रहेगा। और आपके सामने एक अच्छी चीज ये रहेगी कि भाई आप सोच के देखो ना, आप 10 दिन से खाना नहीं खाए हो और एकदम से मैं पूरा थाली भर के ला दूंगा खाना, तो पूरा खा लोगे क्या? थोड़ा 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 खाओगे तो आपको एग्जाम टाइम पे लोड भी नहीं रहेगा और चीजें भी समझ में रहेगी आपके। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा वो देखते हैं ना, मैं डिसाइड करूंगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं। पहला क्या बोलता है? देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटर एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स। यूज ऑफ वाउचर्स। यूज ऑफ वाउचर्स। टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। collection and evaluation of evidence. Collection and evaluation of evidence. certain period tactfully report। 10 पॉइंट है ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक के। ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक के कितने पॉइंट है? 10। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। ऑडिट अगर करना है आपको तो जिसका ऑडिट कर रहे हो वो
वो एक संस्था होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? एक इंस्टीट्यूशन हो रही है जहां पे क्या हो रहे हैं? ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जहां पे क्या हो रहे हैं? ट्रांजेक्शन। बताओ इस जगह का ऑडिट हो सकता है कि नहीं? एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लोग सर्विस लेने आ रहे हैं, लोग सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है। तो ऑडिट किसी इंस्टीट्यूशन का किया जाता है। पहली बात, वो इंस्टीट्यूशन ओन्ड अलग अलग तरीके से हो सकती है, उसका प्रोप्राइटरशिप मालिक हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, वो अलग चीज है। लेकिन ऑडिट जिसका होगा वो क्या होनी चाहिए? एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जो ऑडिटर है, ऑडिटर वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऑडिटर जो है वो क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र आदमी होना चाहिए। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑडिट का काम वो फ्रीली कर पाएगा क्या? नहीं। उसका जो कंक्लूजन आएगा, उसकी जो रिपोर्टिंग आएगी ना, वो बायस्ड होगी। बायस्ड, बायस्ड मतलब समझते हो? पक्षपात वाली होगी। और ऑडिटर की जो, हाँ, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अनबायस्ड। अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड समझते हो ना? जिसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके बाद, टू एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों किया जाता है ऑडिटिंग? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं। तो ऑडिटिंग जब हो जाता है किसी अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये माना जाता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या दिखा रहा होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा होगा। यूज ऑफ वाउचर्स। यूज ऑफ वाउचर्स, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए श्री सुप्रिय को बाइज्जत बरी किया जाता है। मतलब जज अगर कोई फैसला सुना रहा है तो पहले क्या देखता है? वो सारे सबूतों और गवाहों को देखता है। तो आपके बिजनेस में ना आप जज हो, ना आपने कोई गुनाह किया है, और ना ही ऑडिटर एक जज है, लेकिन काम वही हो रहा है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने साल भर में ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और आपके ट्रांजेक्शन की चेकिंग करने कौन आया है? ऑडिटर। तो ऑडिटर आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन की चेकिंग करेगा, तो कैसे करेगा? ब्लूटूथ लगा के आपसे है, आपके हाथ में ऐसे ब्लूटूथ लगा देगा और उसको पूरा पता चल जाएगा क्या लेन देन किया आप है। उधर नहीं यार। तो ऑडिटर आपसे क्या मंगवाएगा? जो भी आपने साल भर में लेन देन किए उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वाउचर्स। बिजली बिल आया, वो लंबा वाला पट्टी रखे होंगे पूरे 12 महीने का, बिजली बिल उसी में आता है कि नहीं? टेलीफोन बिल आया तो उसका बिल होगा। आपने किसी से कुछ सामान खरीदा तो सामने वाला बिल दिया होगा। आपने किसी को कुछ बेचा तो आपने बिल काटा होगा। आपने बैंक में पैसा जमा करा है तो रसीद मिलती है। हरी बात समझ में? मतलब हर ट्रांजेक्शन के पीछे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जनरेट हो जाता है, एक कागजी सबूत जनरेट हो जाता है। उनको ही देख के पता लगाया जा सकता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है तो कब हुआ है, और हुआ है तो कब हुआ है, तो कितने का हुआ है। तो उन ट्रांजेक्शन्स के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या बोलते हैं? वाउचर्स। आ रही बात समझ में? उनको क्या बोला जाता है? वाउचर। और वाउचर के बेस पे ही ऑडिटर सारी चेकिंग करता है। वाउचर के बेस पे ही ऑडिटर क्या करता है? पूरी चेकिंग करता है। और हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे वाउचिंग नाम का। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वाउचिंग। देखो दिखेगा आपको वाउचिंग नाम का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 दिख रहा है। इसमें हम वाउचर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑडिटर जो है ऑडिटिंग का काम करता है तो वाउचर्स के बेस पे करता है। वाउचर ही क्या होते हैं? सबूत होते हैं कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके। क्लियर है? टू गेट नेसेसरी क्लैरिफिकेशन, ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, वाउचर्स भी मंगवा लिया, अब उसको कुछ थोड़ा बहुत डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा? बोलेगा इससे रिलेटेड आप क्लैरिफिकेशन दो और इसके सफाई दो। क्लैरिफिकेशन मतलब सफाई, कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, बताओ कैसे। इसमें लिखा 10,000 है ना, कि आपने इस दिन खरीदा, पार्टी का नाम नहीं लिखा है, बताओ ये किससे खरीदा है, क्या खरीदा है, कैश में खरीदे थे कि उधारी में खरीदे थे। चेक करते करते समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ, मतलब वही तो, जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि इससे रिलेटेड मेरे पास चीजें कम है या सबूत नहीं है, तो उससे रिलेटेड ऑडिटर सामने वाले से क्या लेगा? क्लैरिफिकेशन लेगा। क्लैरिफिकेशन मतलब और सफाई मांगेगा, जहां पे ऑडिटर को थोड़ा संदेह हो रहा है। तो उसके बाद
टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, टू फॉलो द प्रिंसिपल। ऑडिटर जब अकाउंट ऑडिटिंग करता है, ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो उनके भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ऑडिटिंग के सारे प्रिंसिपल्स कहां लिखे हुए होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लिखे होते हैं। कहां लिखे रहते हैं, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं वहां पे ऑडिटिंग के सारे प्रिंसिपल्स, सारे नियम कानून कि ऑडिटर के सामने अगर ये समस्या आ जाए तो उस समय ऑडिटर को क्या करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग हिंदू है, आप लोग मुस्लिम हो, तो आपके जो जीवन से रिलेटेड जो भी क्या करना है क्या नहीं लिखा है तो कुरान शरीफ में लिखा है कि नहीं। वैसे ही अपन लोग को क्या करना है, हिंदू लोगों को, कि उसमें क्या करना है क्या नहीं, क्या अच्छी बातें हैं क्या गलत बातें हैं, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो कहां लिखा रहता है, भगवत गीता में लिखा रहता है। सिख लोगों की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा रहता है। क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो उनका कहां लिखा रहता है, बाइबिल में लिखा रहता है ना। वैसे ही ऑडिटर, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इतनी बड़े बुक से मतलब ग्रंथ से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो होता है उसमें ऑडिटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है, उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है, वो सब कहां लिखे रहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखे रहते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। ऑडिटर जो है ऑडिटिंग कर रहा है, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज क्लियर कर लो, ऑडिटर जो होता है ना वो अकाउंटिंग नहीं करता है। आप परीक्षा देते हो तो आप ही चेक करते हो क्या, परीक्षा कोई और देता है और चेक कौन करता है, कोई और। तो वैसे ही ऑडिटर जो है ना वो चेक करने गया है, अकाउंटिंग करने नहीं गया है। ऑडिटर जो है चेकिंग करने गया है, एग्जामिनेशन करने गया है, चेकिंग करने, और अकाउंट बनाने नहीं गया है। तो अकाउंट बनाता कौन है, अकाउंटेंट, और उसकी चेकिंग कौन करता है, ऑडिटर। इतनी बात समझ में आई। तो ऑडिटर जो चेकिंग करता है, तो चेकिंग करते समय उसने जो जो पाया, उसने जो जो देखा, उसका वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या, सबूत, एविडेंस। ऑडिटर को लग रहा है यहां पे फ्रॉड है तो उससे रिलेटेड क्या इकट्ठा करेगा, फ्रॉड। क्योंकि कल को पूछेगा भाई तेरे को फ्रॉड लग रहा है तो कहां पे लग रहा है बताओ ना। पुलिस बोल रही है आप मर्डर किए हो, तो सबूत होगा तब तो आपको प्रूफ करेंगे कि भाई आप मर्डर किए हो, नहीं होगा तो किसी को भी फांसी लटका सकते हैं। तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि हाँ गड़बड़ी है तो ऑडिटर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और इवेलुएट करेगा। क्या चीज, एविडेंस। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठे करना, इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना, किस चीज का, एविडेंस का। ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट एक सर्टेन पीरियड का होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो करी जाती है किसकी करी जाती है, एक पीरियड की करी जाती है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग भी उसी पीरियड की होती है। तो ऑडिटर भी जाएगा ऑडिटिंग करेगा तो किसका करेगा, एक फाइनेंशियल ईयर का, एक सर्टेन पीरियड का ही ऑडिटिंग करेगा वो। आई बात समझ में। भाई आप परीक्षा देते हो तो एग्जामिनेशन जो चेक करने वाला है वो पूरे पहली से लेकर 12वीं तक का पेपर एक साथ चेक कर देता है, बोलता है 12वीं पास। एक एक साल का ही तो चेक करता है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ऑडिटिंग जो होती है एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड की होती है, एक समय अवधि होती है उसकी। टैक्टफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब क्या होता है, टैक्टफुल कोई बता सकता है, हाँ, समझ के। नहीं। टैक्टफुल का मतलब होता है उचित समय में उचित व्यवहार करना। जैसे आप लोग रोज होमवर्क करके आ रहे हो, रोज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्लास में अच्छा माहौल बना रहेगा। जिस दिन आप होमवर्क नहीं करके आए तो परसों सबको मार पड़ी थी, है ना, वो हर्षा को स्केल से पड़ी, आप लोगों को पीठ में मुक्के पड़े। तो उचित समय में आप लोगों के साथ उचित व्यवहार कर रहा हूं मैं, क्यों, चीजें कंट्रोल में रहे। जब आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा व्यवहार, जब आप कुछ कर रहे हो तो निगेटिवली मैं आप लोगों को ट्रीट कर रहा हूं। तो ये क्या है, जब ऑडिटर जब ऑडिटिंग करते जाता है ना, तो ऑडिटिंग किसी और के बिजनेस में जाके करता है, तो उसको 10 टाइप के लोगों से मिलना पड़ता है। 10 टाइप के लोगों का 10 टाइप का नेचर होता है, किससे कैसी बात करनी है, किससे कब बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है, किससे किससे रिलेटेड बात करनी है। ये सब जो एक होता है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं, बातचीत करने का, व्यवहार करने का जो तरीका, वो क्या होता है, टैक्टफुल। तो ऑडिटर को टैक्टफुल भी होना चाहिए।
ऑडिटिंग जो होनी है टैक्टफुली होनी चाहिए, टैक्टफुली मतलब उचित समय में उचित तरीके से व्यवहार करने की प्रोसेस को टैक्टफुल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद रिपोर्ट, ऑडिटर जब अपना पूरा काम कर लेता है ना तो लास्ट में उसको क्या देना पड़ता है? रिपोर्ट देना पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपका ऑडिटर की ऑडिटिंग की मीनिंग हो गई, ऑडिटिंग के डेफिनेशन हो गए। देखो डेफिनेशन के बारे में फिर से बता रहा हूं मैं, आप लोगों को डेफिनेशन रटनी है, मतलब रटनी है, समझने की कोशिश करने जाओगे तो दिक्कत होगी। एक्चुअली ऑडिटिंग की 10-12 डेफिनेशन है, तो मैंने जो इजी डेफिनेशन है वो अपने नोट्स में डाल दी। अब इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन आप देखोगे तो थोड़ा सा वर्डिंग में और आप उलझ जाओगे। तो एक तो सबसे पहले ऑडिट को डील कौन करता है? ICAI। ठीक है, इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है सब कौन, मतलब मेन जो ऑडिट को चलाने वाला कौन है? ICAI। तो उसकी डेफिनेशन भले डिफिकल्ट क्यों ना हो हमको याद करनी पड़ेगी, वो मेन डेफिनेशन है। फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है ना मॉन्गोमेरी की और LR डिक्सी की, ये इजी डेफिनेशन है, 2 ठोक ये याद कर लेना। क्लियर है? तो मैं आपको लिखवा दूंगा हिंदी में उसको। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक में टोटल कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है, और तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा एक चीज मेरे को और बतानी है, क्या होता है थ्योरी सब्जेक्ट में पन्ना भरना अगर है, पन्ना तो भरना ही पड़ेगा, तो आप अगर टॉपिक को सुने भी हो और समझे भी हो तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं बोलूंगा लिखो, तो वही वाली बात होगी पेपर में गाना लिख के आना पड़ेगा। लेकिन आपने सिर्फ सुना भी बस है ना इन सारी चीजों को, तो आप कुछ ना कुछ लिखने के लायक तो हो जाओगे, वो भी उससे रिलेटेड। अपने मन से तो नहीं लिखोगे, आ रही बात समझ में? मतलब लिखना अपने वर्ड्स में है, लेकिन आप फेंक के नहीं आओगे, बोलने का मतलब, क्योंकि आपके पास टॉपिक है, दिमाग में वो चीजें हैं। तो मैं ये जो क्लासेस है ना, आप इसको जब ये तो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, एग्जाम के टाइम पे सुन के भी चले गए अगर आपके पास समय कम है तो, और दूसरी बात अगर सुनना नहीं है तो आप इसको एक बार गो थ्रू करके रीडिंग भी कर लिए तो आपको सब याद हो जाएगा। और चैप्टर के आखिरी में मैं आप लोगों को हर चीज की समरी दूंगा। समरी जैसे आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, तो समरी में सिर्फ पॉइंट होंगे, क्या कीवर्ड है बाजू में लिखा रहेगा कि इसके अंदर ये बात लिखनी है। ठीक है, तो सारी चीजों की समरी आपको दूंगा। तो एग्जाम टाइम पे जाओगे तो सिर्फ समरी देख के ही जाना, ज्यादा आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, इसके बाद का फिर अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे।